गुड मॉर्निंग। आप लोग अभी 10th करके आए और आप गोइंग फॉर इन 10th से और इनकम हो रहे हैं आपके 10th+1 में। कई बार 10th जब हम करके निकलते हैं तो ये बड़ा डाउट सा होता है कि अब मैं 10th के बाद क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, और हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं ये सोच के कि मेरे 10th में नंबर यार इतने आएंगे इतने नहीं आएंगे, हो सकता है मेरे पास साइंस चलाने की एबिलिटी हो या ना हो। एक बात याद रखना, इस दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो ब्रिलियंट ना हो। हर एक स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें लगन कितनी थी, डेडिकेशन कितनी थी, या किसी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस ढंग से समझाया गया। यदि आप 10th में एक नॉर्मल स्टूडेंट्स भी रहे हैं और आपको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप +1 में साइंस ना चला सकें या आपको मैथ्स समझ में आए। इसलिए मैं यह आपको श्योर कर दूंगा कि आप हर हाल में साइंस के लायक हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनके 10वीं में बहुत कम नंबर रहे हैं, 60% से भी नीचे रहे हैं, और +2 तक जाते जाते साइंस टीम में वो 95 तक पहुंचे और IIT में भी बहुत अच्छा रैंक दिया है। इसलिए 10th के बेस पे कभी +1 को काउंट मत करना। सिर्फ और सिर्फ काउंट करना तो सिर्फ इस बात से कि आप में लगन है, आप में हौसला है, आप में हिम्मत है और आपके पढ़ाने वाला टीचर कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे सेट्स। आपकी बुक का पहला चैप्टर सेट्स है, हम वही से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सेट्स चलिए हम पहला चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, सेट्स। आप इसे सेट्स कह लीजिए या आप इसे सेट कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नाम से। फर्क इतना पड़ता है कि सेट्स आपका प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है, यानी कि एक वचन और बहुवचन, इसे और कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों नाम से। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊंगा। सेट्स की डेफिनेशन है ए well-defined collection of objects. A well-defined collection of objects is said to be set. क्या कहा? एक अच्छे तरीके से परिभाषित चीजों के समूह को, ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को, ऑब्जेक्ट्स के समूह को ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। इसमें मैंने दो वर्ड पे बहुत जोर दिया है, एक वेल डिफाइंड पे, एक कलेक्शन पे। अब हम वेल डिफाइंड और कलेक्शन से बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं छोटी सी एक जनरल। मान लेते हैं मेरे पास एक मार्कर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी टाइप के 10 मार्कर खरीदे, इसी टाइप के सेम कंपनी के सेम टाइप। मैंने कितने खरीदे? 10 मार्कर खरीदे। और मैंने किसी अपने साथी को कहा यार मेरे पास 10 मार्कर का कलेक्शन है। तो सामने वाला आएगा, देखेगा और क्या बोलेगा? यार बेवकूफ मत बना, आपके पास सिर्फ एक ही मार्कर का कलेक्शन, यानी कि मार्कर सिर्फ एक ही है, बाकी तो यूजलेस है, क्योंकि सिर्फ आपने मार्कर एक ही कंपनी के कलेक्ट किए, इसलिए कलेक्शन भी सेम टाइप के, इसलिए कलेक्शन एक ही मार्कर का है, वो आपने 100 खरीद रखे। अब मैंने क्या किया, फिर वही मार्कर कलेक्ट किए, पर किया क्या, हर मार्कर अलग अलग कंपनी का लिया और मैंने फिर 10 मार्कर खरीदे। फिर मैंने अपने किसी साथी को बुलाया और मैंने कहा यार मेरे पास 10 मार्कर का कलेक्शन है। सामने वाला आएगा और चेक करेगा और वाक्य में बोलेगा हाँ यार आपके पास 10 अलग अलग मार्कर का कलेक्शन है, यानी कि आपके पास वाक्य में 10 मार्कर का कलेक्शन है। इस दो एग्जाम्पल मैंने दिए, दोनों से एक बात क्लियर होनी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। मैंने दो बातें बोली, यहां जब एग्जाम्पल लिया तो दो ढंग से एग्जाम्पल लिया। एक एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि मैंने मार्कर जो खरीदा, एक ही कंपनी के 10 मार्कर खरीदे और कहा मेरे पास 10 मार्कर का कलेक्शन है। पर सामने वाले ने कहा नहीं यार तेरे पास सिर्फ एक ही मार्कर का कलेक्शन है, क्योंकि सारे के सारे सेम थे, यानी कि 10 होने के बावजूद भी काउंट कितना हुआ? 1 हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने मार्कर खरीदे, वही 10 खरीदे, पर सारे के सारे अलग अलग कंपनी के खरीदे। अब फिर मैंने उससे पूछा
कि क्या मेरे पास 10 मार्कर का कलेक्शन है, तो सामने वाले ने चेक किया और आके डायरेक्ट बोला हाँ यार वाकई में तेरे पास 10 मार्कर का कलेक्शन है। पहले भी 10 मार्कर खरीदे, अब भी 10 मार्कर खरीदे। पहले वाले केस में से 10 होने के बावजूद भी एक काउंट हुआ, और दूसरे वाले में जब सारे के सारे अलग अलग थे तो सारे के सारे काउंट हुए। यानी कि हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन में भी ये डिफरेंस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, आगे काम आएगा। जनरली हम कहें कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा करना ही आपका कलेक्शन कहलाता है। अब कलेक्शन दो टाइप की है, मैं इसी बात पे जा रहा हूं। यानी कि एक आपके पास कलेक्शन है और एक आपके पास है वेल डिफाइंड कलेक्शन। आपके पास क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्योंकि मैंने कलेक्शन दो टाइप की थी वो हम बात कर चुके हैं, दो टाइप के होने के बावजूद भी एक ही थी, पर काउंटिंग कितनी हुई वो हम बात कर चुके हैं। उस कलेक्शन में हम काउंटिंग कितने टाइप से होती है वो हम बात कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है 10 इकट्ठे करना। एक बात मैंने कहा मेरे पास अजय देवगन और अमिताभ बच्चन, मैंने कहा ये दो बहुत बेस्ट क्रिकेटर का नेम का कलेक्शन है, बहुत बेस्ट, बहुत अच्छे फिल्म एक्टर का कलेक्शन है। कोई बात नहीं, सही बात है भाई है। यानी कि मैंने कहा क्या कहा? बहुत अच्छे कलेक्शन। पर जरा मुझे ये बताना है कि नाम तो दो आपने वाक्य में कलेक्ट किए हैं, पर क्या ये बात वेल डिफाइंड है? ये कैसे साबित करोगे कि वाकई में बहुत अच्छे फिल्म स्टार हैं? कोई अमिताभ को बहुत अच्छा मानता है, कोई सलमान खान को बहुत अच्छा मानता है, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन कर देगा। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक नाम लिखा राम और एक लिखा कृष्ण, अब मैं कहूं ये दो बहुत अच्छे आदमियों के नाम है। क्या कहा? ये बहुत अच्छे आदमियों के नाम है। कलेक्शन तो है, वाक्य में दो नाम की कलेक्शन है, पर क्या ये कह सकते हो कि वाक्य में ये बहुत अच्छे आदमियों की कलेक्शन है? नहीं कह सकते। कारण क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन कर देगा, क्योंकि सामने वाले की सोच पे डिपेंड करता है कि ये बहुत अच्छे थे कि नहीं थे। कारण क्योंकि अच्छाई और बुराई वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे यदि बाई चांस मैं कहूं कंस और राम, और हमने क्या कहा? हमने कहा दुनिया के बहुत बुरे आदमियों का कलेक्शन है, पर बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो रावण को कहते हैं बहुत अच्छा था। कई जगह ऐसे भी एरिया है जहां रावण की पूजा भी होती है। इसका मतलब कि आप इस बात पे भी डिफाइन नहीं कर सकते कि वो दुनिया के सबसे बुरे आदमी थे, नहीं डिफाइन कर सकते। कारण क्योंकि ये साइंटिफिकली या मैथमेटिकली वेल डिफाइंड है ही नहीं। इसलिए कलेक्शन तो है पर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं। जैसे अगर बाय चांस मैं कहूं कि आपके पास एक नाम, जैसे जंगली जानवर ले लेते हैं। जैसे जंगली जानवरों में हमने कहा लॉयन और एक हमने कोबरा ले लेते हैं। यानी कि ये जो दो जंगली जीव हैं और ये बहुत खतरनाक जंगली जीव, क्या कहा? बहुत खतरनाक जंगली जीवों का कलेक्शन है, लॉयन और कोबरा। सही बात है, दो नाम तो जरूर लिखे हैं, दो नाम का कलेक्शन तो है, एक लॉयन है एक कोबरा है, पर आप किसी भी कीमत पे ये डिफाइन नहीं कर सकते वाकई में दुनिया में सबसे खतरनाक है। क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कहते मिलेंगे कि दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी तो आदमी है। आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, बहुत से वो जो साइंटिस्ट वहां घूम रहे होते हैं, रिसर्चर घूम रहे होते हैं, कोबरा को हाथ फेर के भी कहते हैं अरे यार बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा कोमल है, बड़ा प्यारा जीव है। मतलब कि कारण क्या था कि अच्छाई और बुराई की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। इसलिए मैं इसे कलेक्शन तो जरूर कहता हूं पर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन पे आ जाइए।
अब मैंने क्या लिखा, अब मैंने कहा अजय और अमिताभ बच्चन, अमिताभ। अब मैंने क्या कहा, पहले मैंने कहा था बहुत अच्छे फिल्म स्टार का कलेक्शन है। अब मैंने क्या कहा, फिल्म स्टार का कलेक्शन है। लिखा तो दोनों जगह सेम एग्जांपल, पर दोनों के बोलने में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पहले क्या कहा, यहां पर बहुत अच्छाई लगा दी और बहुत अच्छाई की डेफिनेशन थी नहीं। अब मैंने कहा इंडियंस फिल्म स्टार्स का कलेक्शन है, तो हाँ ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि जो फिल्मों में काम करते हैं उनको ही फिल्म स्टार्स कहते हैं। इसलिए अब यहां पर अगर मैं ये कहता हूं कि ये इंडियन फिल्म स्टार का कलेक्शन है, तो ये वाक्य में वेल डिफाइंड है। क्या है, वेल डिफाइंड है। कारण क्योंकि हमने जिसकी बात की वही बात बोल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन है। जैसे अगर मैं कहूं टाटा और अंबानी, अंबानी, और अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों इंडियन उद्योगपति, क्या कहा, उद्योगपति, या मैं कहता हूं इंडियंस आपके पास मिलेनियल्स का सेट, तो ये वाक्य में दुनिया जानती है कि इंडिया के दोनों उद्योगपति हैं, दोनों ही क्या हैं, उद्योगपति हैं, यानी कि आपके पास इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब ये जैसे ही मैंने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट का कलेक्शन है, तो आप कहोगे वाक्य में ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि सबको पता है जिसके पास इंडस्ट्री होती है, जो इंडस्ट्री का मालिक होता है, उसको ही इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। इसलिए ये वेल डिफाइंड है। समझ का अगर मैं ये कहूं लायन और कोबरा, लायन और कोबरा, और मैं कहूं ये दोनों ही जंगली जीव, ये दोनों ही जंगली जीव है, यानी कि दो जंगली जीव का कलेक्शन है, तो सारी दुनिया मानेगी वाक्य में जो जंगलों में रहते हैं, क्योंकि इनका जो नेचुरल जो रेजिडेंस है, नेचुरल जो रेजिडेंस है वो वाक्य में जंगल है, और ये वाक्य में दोनों क्या कहलाते हैं, जंगली जीव कहलाते हैं। इसलिए ये जो बातें हमने कही ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जबकि ये बातें जो कही ये सारी की सारी कलेक्शन है, पर डाउटफुल कलेक्शन है। इसलिए ये जो कलेक्शन थी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं थी, जबकि ये जो कलेक्शन थी ये सारी की सारी क्या थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन थी। इसका मतलब यह कलेक्शन तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, पर वेल डिफाइंड कलेक्शन सिर्फ वो कलेक्शन होती है जिसपे सामने वाला अपोज ना कर सके, और आप जो बात कह रहे हो वो ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से परिभाषित होनी ही चाहिए, उसकी परिभाषा होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं 2 4 6 8, और मैंने कहा ये 4 इवन नंबर का कलेक्शन है। क्या है, ये 4 इवन नंबर का कलेक्शन है, तो आप अच्छे से मान जाएंगे कि हाँ यार ये वाक्य में 4 इवन नंबर का ही कलेक्शन है, और ये वेल डिफाइंड भी हो गया, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि इवन नंबर ये पॉजिटिव इवन नंबर ही है। इसलिए इस पे कोई अपोज नहीं कर सकता कि ये 4 इवन नंबर नहीं है। मींस जिस पे कोई विरोध ना कर सके, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके, उस कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। मोस्टली विरोध किस पे होता है, अच्छाई और बुराई पे, अमीरी और गरीबी पे, इस टाइप की चीजें जो हमारे सब सोच पे डिपेंड करती हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं होती। बाकी मोस्टली चीजें वेल डिफाइंड ही होती हैं सोशली जितनी है। ओके, यानी कि हमने अब तक क्या बात की, हमने एक बात की कलेक्शन की, और दूसरी बात किसकी की, वेल डिफाइंड कलेक्शन। बात किसकी की, कलेक्शन की और वेल डिफाइंड कलेक्शन की। अभी तक हम सेट पे नहीं आए हैं, सिर्फ 2 वर्ड को ही क्लियर किया है। अगर मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन की और मैथमेटिकली बात करूं तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो कलेक्शंस, वेल डिफाइंड कलेक्शंस में जो सबसे अच्छे एग्जांपल आते हैं, तो सबसे एग्जांपल आते हैं, सबसे पहला एग्जांपल आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसका आया, नेचुरल नंबर। मोस्टली हम इसको n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं नेचुरल नंबर की, ये इसकी नोटेशन है, याद रखना ये क्या है, नोटेशन, यानी कि कैपिटल लेटर N से
मैं ये जानता हूं कि आप ये 10th में भी पढ़ के आए हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर जो 1 से शुरू होकर पता नहीं कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा, ये मैं मान के चलूंगा कि आपको अच्छे से पता है इनको नेचुरल नंबर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि आप 10th करके आए हैं। और मैं अच्छे से मानूंगा कि आप बहुत अच्छे टीचर से पढ़ के आए हैं, और मैं ये भी मान के चलूंगा कि आपको ये पता है कि इनको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं। नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या ये क्यों कहलाती है। यानी मुझे ये पता कि ये कहलाती हैं, पर मैं ये भी मान के चलूंगा कि आपको ये भी पता है ये क्यों कहलाती है। यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है। वेल डिफाइंड का दूसरा एग्जांपल, इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आता होता है आपके पास होल नंबर। कौन सा आया, होल नंबर। और होल नंबर को मोस्टली W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ये जो नंबर है ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कहां से शुरू हुए, 0 से शुरू हुए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर के बाद बारी आती है इंटीजर। इंटीजर मोस्टली Z से या फिर I से डिनोट होते हैं। किससे डिनोट होते हैं, Z से या I से डिनोट होते हैं। अब ये नंबर कौन से होते हैं, ये नंबर माइनस इनफिनिटी से शुरू होकर, यानी कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इनफिनिटी। कहां से, माइनस इनफिनिटी से शुरू करके सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर के बाद आपके पास नंबर आता है रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं वो मोस्टली Q से डिनोट करते हैं। पर याद रहे हर एक नंबर जो नोटेशन में डाला वो कैपिटल डाला, क्योंकि इसका मतलब आगे समझाऊंगा बताऊंगा। ये हमने क्या डाला है, रैशनल नंबर Q से डाला। अब यार रैशनल नंबर लिखने में भी 3 कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन जब मैं रैशनल नंबर कहता हूं तो पहली कंडीशन है वो P/Q फॉर्म में होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या आई कि रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, हो गया। दूसरी कंडीशन कहता है Q 0 नहीं होना चाहिए, और ये कंडीशन ये मजबूरी भी है कि डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता। कारण डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि ये आप इसकी कंडीशन कह लो या मजबूरी कह लो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन आती है कि मेरे पास P और Q भाई दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर। P एंड Q बोथ आर इंटीजर। यानी कि P/Q रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q फॉर्म के होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है उसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। इसका थोड़ा सा प्यार से वो बात कर लेते हैं। अब अगर मैं इन पे जाऊं, अगर मुझसे कोई पूछे क्या 1 नेचुरल नंबर है, मैं कहूंगा है। क्या 1 होल नंबर है, मैं कहूंगा है। क्या 1 इंटीजर है, मैं कहूंगा है। मतलब भाई जो होल नंबर है यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं। सब और सब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों, क्योंकि 0 होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए ये मत सोचना जो होल नंबर में आ गया वो नेचुरल नहीं हो सकता, जो इंटीजर में आ गया वो नेचुरल नहीं हो सकता। वो नेचुरल भी है पर सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नहीं है, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर भी नहीं है। कैसे भाई, इंटीजर में तो माइनस वाले भी होते हैं,
पर दुर्भाग्य सौभाग्य से होल नंबर में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता। होल नंबर को होल नंबर क्यों कहते हैं, ये भी मैं यही मान के चलूंगा कि आप अच्छे से जानते हैं। याद रखना इस बात कि नेचुरल को नेचुरल क्यों कहते हैं, होल नंबर को होल नंबर क्यों कहते हैं, रैशनल को रैशनल, इरेशनल को इरेशनल और रियल को रियल क्यों कहते हैं। मैं ये बात यहाँ करूंगा नहीं, क्योंकि ये मान के चलूंगा कि आपको ये पता है कि इनके पीछे ये कहलाने का रीजन क्या है। अब मैंने यहाँ तक क्या बात बताई कि वे होल नंबर भी नेचुरल होते हैं, पर सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते। पर सारे के सारे नेचुरल होल जरूर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर जरूर होते हैं, और सारे के सारे इंटीजर रैशनल जरूर होते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन ये होता कैसे, जैसे मान लो आपने कहा 1, मुझसे पूछा सर क्या 1 रैशनल नंबर है, मैंने कहा है यार। कैसे, देख 1 को 1/1 लिख सकते हैं बे, ये p/q फॉर्म में भी लिखा गया। pq डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, और दोनों ऊपर और नीचे वाले इंटीजर भी है, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये आपके पास रैशनल नंबर है। अगर मुझसे पूछे क्या 2 रैशनल नंबर है, मैं कहूंगा पक्का है। कैसे, किसको मैं 2/1 लिख सकता हूं, यही तीनों कंडीशन अब 2/1 पे भी सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि ये भी मेरे पास रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाले सारे के सारे नंबर, जैसे -3 की बात करूं तो -3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है, यानी कि ऊपर वाले सारे के सारे नंबर भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब सबसे छोटा नेचुरल, उससे बड़ा होल, उससे बड़ा इंटीजर, और इंटीजर से बड़ा रैशनल। अब इन नंबर के बाद बारी आती है इरेशनल नंबर। किसकी बारी आई, इरेशनल नंबर की। और ये सारे के सारे वेल डिफाइंड है, क्योंकि मैथमेटिकली साइंटिफिकली इनकी डेफिनेशन है, इनको कैटेगराइज किया हुआ है, इसलिए इन पे कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता। अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के बाद और रैशनल के बाद बारी आती है इरेशनल नंबर। अब ये थोड़ा सा प्यार से करने का, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को मोस्टली IR से डिनोट करते हैं। इरेशनल इकट्ठा IR से डिनोट करते हैं। ये नंबर होते कौन से हैं? वैसे अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो 10वीं में 9वीं 8वीं में पढ़ के आए हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर ही इरेशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब जैसे √2, भाई इसका रूट निकालना चाहो तो इसकी वैल्यू चलती जाएगी, कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगी, ना तो ये टर्मिनेट होती, यानी कि ना तो ये कंप्लीटली, एक तरह से अगर मैं कहना चाहूं तो ना तो इसका कंप्लीटली अनरूट निकलता, और न ही पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होती। √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसी टाइप के नंबर ही रैशनल होते हैं। भाई 22/7 भी तो इरेशनल नंबर है, यानी कि ये नहीं है कि p/q फॉर्म के सारे ही रैशनल होंगे, नहीं, क्योंकि रैशनल की भी डेफिनेशन और इरेशनल की भी डेफिनेशन है। p/q फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म में जब आता है और मैं डिवाइड करूं तो पॉइंट के बाद उसकी पॉइंट में डेसिमल में अगर एक्सप्रेशन है तो वो होता है, मींस अगर जैसे 10/3 मैंने कहा रैशनल, कारण क्योंकि 10/3 को 3.33 एंड सो ऑन लिख सकता हूं, यानी कि पॉइंट में एक्सप्रेशन है, कारण कि पॉइंट के बाद रिपीटेशन होगी। 22/7 ये क्या लिखा था मैंने, 10/3। अब मैंने लिखा 22/7, कंप्लीट डिवाइड ये भी नहीं होता, पर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें रिकरिंग हो जाती है, एक नंबर पॉइंट के बाद बार बार आना स्टार्ट हो जाता है, रिपीट हो जाता है, इसलिए डेफिनेशन में इरेशनल वाली में नहीं आया। 22/7 को अगर मैं डिवाइड करूं तो जहां तक डिवाइड करना है करते जाइए, कहीं पर भी ना तो ये खत्म होता और ना ही ये कहीं पर जाके रिपीटेशन करता, और इसलिए
जो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन थी वो ये थी कि ना तो कंप्लीटली डिवाइड होए और ना ही पॉइंट के बाद रिपीटेशन करे, और 22 बटे के साथ उस डेफिनेशन में फिट बैठता है। इसलिए वो इस टाइप के सारे नंबर जो p/q फॉर्म में हो तो कंप्लीट डिवाइड ना होते हो, पॉइंट के बाद भी रिपीटेशन ना आती हो, तो वो नंबर या जो अनरूट वाले इस टाइप के नंबर है जिनका एग्जैक्ट रूट ना निकलता हो उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर ये दोनों नंबर मिल जाए या ये कह लीजिए ये पूरा बाकी जितना सिस्टम मैनेज किया, जितना डिस्कस किया, ये सारे का सारा मिलके मतलब रैशनल भी मिल जाए, इरेशनल भी मिल जाए, या ये कह लीजिए नेचुरल, होल नंबर वगैरह वगैरह सारे मिलके जो बनाते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। √2, √3, 1/2, -1/2, 0, 1 सारे के सारे मीन्स √2 भी, -3/2 भी, 0 भी, 1 भी, -3 भी, 22 बटे के 7 भी, और इस टाइप के जितने भी लिखना चाहो लिख लीजिए, सारे मिला के सब क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे मिला के रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, मैं रियल, रैशनल और इरेशनल को मिलाओ तो रियल बनते हैं। यदि रियल में से रैशनल छोड़ दो यानी कि r-2, ये कई बार ना वैसे पूछ लेते होते हैं +1 लेवल पे किसी कॉम्पिटिशन वगैरह में होता है, कई बार मजाक करने में या मजाक में पूछ लेते हैं, ठीक है भाई रियल में से रैशनल को छोड़ दिया। अगर रियल में से रैशनल को छोड़ दो, घटा का मतलब उसको छोड़ दिया यानी कि घटा दिया, अगर रियल में से रैशनल छोड़ दिया तो क्या बचेगा? इरेशनल बचेगा। याद रखना r-q क्या आता है, ये नोट करना जरा, r-q क्या आएगा? ir के इक्वल होगा। ये कई बार पूछा जाता है इसलिए स्टार डालना, r-q ir या r-ir, तो क्या बचा? q। ये दोनों ही आप इस टाइप से ही बना के लिख ले, ऐसे बना के, यानी कि स्पेशल उसमें बॉक्स में r-q क्या बना? इरेशनल बना, और r-इरेशनल क्या बना? रैशनल। यानी कि रियल में से रैशनल छोड़ दो तो इरेशनल बचा, और रैशनल में से इरेशनल छोड़ दो तो रैशनल। समझ में आ गई? ये जितनी बातें हमने कही अभी तक वेल डिफाइंड बातें ही की हैं। अब थोड़ा सा और आगे चले, थोड़ा सा चलेंगे, उसके बाद ओवर कर लेंगे। अब रैशनल और इरेशनल के बाद यानी कि हमने अभी तक कुछ भी बात नहीं की, जितनी भी बात की सारी की सारी कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन की। अब आ जाइए, मुझे जाना तो सेट पे है। यदि ये मेरे पास कलेक्शन भी होगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन भी होगी, तो यार उस कलेक्शन को किसी तरीके से अरेंज भी तो करूंगा ना। जब मैं उसे अरेंज करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, तो कैसे करूंगा? यानी कि आप इसे आइडेंटिफिकेशन कह लेना या रिप्रेजेंटेशन कह लेना। रिप्रेजेंटेशन क्या ही? रिप्रेजेंटेशन। कई बार इसके आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हो, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मींस अगर मैं रिप्रेजेंट करूं या रिप्रेजेंटेशन करूं, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उस कलेक्शन को, यानी कि उस कलेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करूं या कलेक्शन को अरेंज कैसे करूं। कलेक्शन को अरेंज कैसे करूं? अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन, या तो रिप्रेजेंटेशन कहिए या आइडेंटिफिकेशन कहिए या अरेंजमेंट्स ऑफ कलेक्शन कहिए, ये सारी बातें सेम ही है। रिप्रेजेंटेशन कहिए, आइडेंटिफिकेशन कहिए या अरेंजमेंट्स ऑफ कलेक्शन कहिए। पहली बात, जब मैं सेट को लिखने चलूं तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है, इसकी नोटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। इट इज सेट ऑलवेज डिनोटेड बाय
denoted by capital letters. Capital letters. Set is always denoted by capital letters. जैसे मैंने क्या कहा, सेट को हमेशा डिनोट करें तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया था, रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया था। ऐसे ही में जब सेट को अरेंज करने के बाद नोटेशन डालनी पड़े तो कैपिटल लेटर में डालते हैं। दैट इज इसको हमेशा एच, ए से, बी से, सी से एंड सो ऑन इस टाइप के कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। दूसरी बात, जो सेट में जो कलेक्शन होती है उस कलेक्शन को उसके एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट से ऑलवेज, एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर्स। किससे होते हैं? स्मॉल लेटर से होते हैं। Elements are always represented by small letters as A, B, C and so on. पहली बात मैंने क्या कहा कि सेट हमेशा, और ये बातें नोट करनी होती हैं और ये थ्योरी है और इसे बार बार रिवाइज करके याद कर लिया जाता है ताकि कोई गलती ना हो। ये क्या है? थ्योरी। आज टोटली थ्योरी चल रही है, अभी तक हम तो सेट पे तो कंप्लीटली गए भी नहीं है। सारी सेट से रिलेटेड थ्योरी चल रही है। जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको इसी ढंग से आपको कॉपी में अरेंज करना है और बार बार रीड करना है ताकि आपको ये सारी बातें याद हो जाए। समझ आई? आ जाइए। और ये फेयर कॉपी बनाना शुरू करना कि कहीं ये सोचो कि हवा में चला सब कुछ, वाकई में फेयर कॉपी के ही लायक चल रहा है और आपको याद भी होनी चाहिए। एलिमेंट्स जो इसके होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। तीसरी बात, अब आ रही है थर्ड। अब जब थर्ड बात लिखे हैं तो थोड़ा सा इसको रब कर ले। हाँ थर्ड, क्योंकि नीचे जाऊंगा तो शायद आपके पास पहुंच नहीं पाऊंगा। जब हम थर्ड बात पे गए तो थर्ड बात कैसे लिखो, यानी पहली, दूसरी, अब आ रही है तीसरी। तीसरी बात कहती है कि यूज ऑलवेज curly brackets, मतलब हम हमेशा इस टाइप का ही ब्रैकेट्स यूज करते हैं। कभी भी ये ब्रैकेट्स या ये ब्रैकेट्स आप यूज नहीं कर सकते। ऑलवेज यूज दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है। किसको यूज करोगे? कर्ली ब्रैकेट्स। यूज ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स। आगे बढ़ लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद फोर्थ बात आती है यूज कोमास बिटवीन इट्स एलिमेंट्स। मतलब जब मैं इसके एलिमेंट्स लिखूं तो हर एक एलिमेंट के बीच में कोमा लगाते हैं। हर एक एलिमेंट के बीच में क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। ये मस्ट है, नहीं लगाया तो भी गलत है। चौथी, पांचवी बात जो डेफिनेशन पे थी, अब इस पे थोड़ा सा प्यार से बोला। पांचवी बात मैंने क्या कही? पांचवी बात मैंने कही अवॉइड रिपीटेशन। अवॉइड रिपीटेशन। ये नहीं है कि रिपीटेशन गलत है या अलाउड नहीं है। कई बार ना टीचर बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैं फिर पूछ लूंगा यार क्यों नहीं है, जरा बता तो कहां लिखा रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कई बार तो बुक में रिपीट करके लिखा हुआ होता है। जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे एक्सरसाइज में तो हमारी स्टेटमेंट में कई बार वर्ड को रिपीट करके लिखा हुआ है। अगर कोई टीचर बाय चांस ये कहते हैं या कोई आपका साथी ये कहता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैं कहूंगा वो 100% गलत है। यानी कि अपना मैथ बना के पढ़ा रहा है या अपना मैथ बन के पढ़ गया। रिपीटेशन 100% अलाउड है, पर मैंने क्या कहा? अवॉइड रिपीटेशन। मैंने ये नहीं कहा कि अलाउड नहीं है, अवॉइड करो।
अवॉइड क्यों करें? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले मार्कर का एग्जांपल लिया था। अगर मैं एक ही कंपनी के 10 मार्कर ले लूं और कहूं मेरे पास 10 का कलेक्शन है, तो सामने वाला कहेगा बेवकूफ मत बना, एक ही मार्कर का कलेक्शन है। क्योंकि कलेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अलग एक ही चीज में अलग अलग क्वालिटी हो, अलग अलग कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन हो, तो उसे कलेक्शन कहते हैं। अगर मैं एक ईयर के एक टाइप के 100 पॉइंट ले लूं और अगर मुझे मैं ये कहूं कि मेरे पास 100 पॉइंट का कलेक्शन है, तो सामने वाला कहेगा बेवकूफ मत बना, एक ही कलेक्शन तो एक ही टाइप के सिक्के का है, यानी कि एक ही काउंट होगा। इसलिए हम कहते हैं अवॉइड रिपीटेशन से बचो। क्यों बचे? क्योंकि भाई यूजलेस है। जब 100 सिक्के एक ही कंपनी के इकट्ठे करने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि कलेक्शन में तो एक ही काउंट होना है। जब हम कलेक्शन करने लगे हैं तो अगर मैं सैकड़ों एक ही कंपनी के इकट्ठे कर दूंगा तो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ काउंट एक ही होगा। इसलिए कलेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैं रिपीटेशन से बचता हूं, क्योंकि कलेक्शन की डेफिनेशन ने मुझे मजबूर किया था। अगर कोई ये कह दे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये 100% गलत बात है। रिपीटेशन तो कर ही सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में भी है, पर अवॉइड क्यों करें? क्योंकि वो यूजलेस है, उसका कोई काम है नहीं, इसलिए कोशिश करो अवॉइड करो। पांचवी बात, सबसे बात आपकी आई छठी बात, 6th बात अगर मैं कर लूं तो जरा 6th बात क्या कहती है? कहता है आगे नंबर को, किसी भी चीज को आगे पीछे लिखने का इफेक्ट नहीं पड़ता। मींस इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ नंबर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, order of elements have no effect, इसका मतलब समझाता है, मतलब थोड़ा सा आगे समझाएंगे, ये राइट डाउन करना कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैव नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब वैसे समझ लो, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा या 2 1 3 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही 3 एलिमेंट्स ये हैं, वही 3 एलिमेंट्स ये हैं, आगे पीछे लिखने का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक आगे पीछे लिखने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने काफी बातें कर ली हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ कलेक्शन, ये बातें राइट डाउन होनी चाहिए। अब आगे जब ये बात आ गई तो अब एक एग्जांपल लेते हैं सेट। क्या लें? एक सेट का एग्जांपल लेते हैं। अब हम डेफिनेशन की कंप्लीशन की तरफ पहुंच गए हैं। अगर मुझे एक क्वेश्चन देता हूं, जरा आप देख, जरा मैंने क्या कहा, एग्जांपल, राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 3 natural number, राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 3 natural number। तो सेट लिखने लगे तो कैसे लिखेंगे? देख ध्यान से, पहली बात कैपिटल लेटर से डिनोट होनी चाहिए। दूसरी बात, सेट लिखने की क्या थी? कर्ली ब्रैकेट्स होना चाहिए। A इज इक्वल टू क्या लिखा? 1 2 3। देखिए जरा, अब ये देखिए, कर लिया ना। पहली बात ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि सारी दुनिया जानती है कि 3 नेचुरल नंबर है, कलेक्शन कर ली। अब ये सेट का कार्ड देखिए, कर्ली ब्रैकेट्स में भी लिखा, बीच में मैंने कोमा भी लगाया और कैपिटल लेटर से डिनोट भी किया। तो मैंने एग्जांपल क्या लिखा? राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो A इज इक्वल टू 1 2 3। ये इसकी नोटेशन कह लो, रिप्रेजेंटेशन कह लो, आइडेंटिफिकेशन कह लो या मेथड कह लो, उसको लिखते कैसे, मतलब सामने वाले को लिख के कैसे बताते हैं। जैसे मान लो मुझे कह दे, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हो सकता है लिखना ना समझ आए, दूसरा लिख लेते हैं। राइट द सेट ऑफ 3 इंडियन क्रिकेटर्स, 3 इंडियन क्रिकेटर, स्पेलिंग देख लेना,
CRIC होता है CATR, फिर भी देख लेना। राइट द सेट ऑफ 3 इंडियन क्रिकेटर लिख देते हैं। अब ध्यान रखना क्या लिखा मैंने, B इज इक्वल, लिख दो 3 कोई भी नाम। मुझे नाम आया याद, गांगुली, द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। अब देखिए ये कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है क्योंकि इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, सही है। और देखिए लिखने में कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज किया है और बीच में कोमा भी लगाया है। तो ये जो मैंने लिखा ये सारे के सारे एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल हैं किसी भी सेट के। अब ये नहीं कि यही बनेंगे, आपका गुड हुआ राइट द सेट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, तो आपके फैमिली मेंबर्स का नाम लिख दो उठा के, वो सेट बन गया फैमिली मेंबर्स का। राइट द सेट ऑफ योर नेबर्स, तो नेबर्स के यानी कि आपके पड़ोसियों के नाम लिख दो और हो गया सेट किसका, नेबर्स का। किसका सेट हो गया, नेबर्स। समझा की बात, ओके। ये बातें सारी की सारी मेरे पास किसमें आई, ये सारी की सारी बातें आ गई अपने पास किसमें, सेट में। यानी अब मेरे पास सेट की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अच्छे तरीके से परिभाषित चीजों के समूह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब जरा सोचना, अगर मैं कहूं राइट द सेट ऑफ बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या आप सेट लिख सकते हो, हाउ ना, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि इंडियंस कोई किसी को बेस्ट मानेगा और कोई किसी को बेस्ट मानेगा, वहां ऑब्जेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बेस्ट और मोस्ट अपने दिमाग की सोच पे डिपेंड करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं कहूं राइट द सेट ऑफ सम इंडियन राइटर्स, तो मैं लिख सकता हूं मुंशी प्रेमचंद लिख लो, कालिदास लिख लो, चेतन भगत लिख लो, ये नाम मैंने राइट डाउन कर दिए। पर अगर कहो कि बेस्ट का लिखो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज हमने सिर्फ डेफिनेशन को डिस्कस किया है, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।